नमस्कार, सुप्रभात विद्यार्थियों। विद्याविहार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राम सकल सर, प्रवक्ता विद्याविहार इंटर कॉलेज। हम लोग महादेवी वर्मा के पिछले भाग में पढ़े थे हिमालय से और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे वर्षा सुंदरी के प्रति जो महादेवी जी की रचना नीरजा से लिया गया है, इस काव्य का हम अध्ययन करेंगे। अब इस चित्र में देख पा रहे हैं कि महादेवी वर्मा जी वर्षा को एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। कवित्री महादेवी वर्मा जी लिख रही हैं, रूपस तेरा घन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पाश, नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हीं रात, कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सद स्नात, भेगी अलकों के छोरों से चूती बूदे कर विविध लाश, रूपस तेरा घन केश पाश। कवित्री महादेवी वर्मा जी कह रही कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, रूपस तेरा घन केश पाश, हे वर्षा रूपी सुंदरी, जो केश पाश है, जो बालों का जाल है, वह बादल के समान है। तुम्हारे जो बालों का जाल है, केश पाश है, तुम्हारे जो बालों का जाल है घन के समान अर्थात बादल के समान है। तुम्हारे जो बालों का जाल है, हे वर्षा सुंदरी, जो हमारे जो बालों का जाल है वह बादल के समान है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे जो बालों का जाल है वह बादल के समान है। और कैसे हैं तो आगे कह रही हैं महादेवी वर्मा जी, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, और तुम्हारे जो बालों का जाल है वह काले काले हैं और कोमल मुलायम है, और लहराता सुरभित केश पाश, और तुम्हारा जो बाल हैं, केश पाश है, बालों का जाल है, वह सुगंधित है। वह कैसा है तो सुगंधित है, और सुगंधित होने के साथ वह जब हवा बह रही है तो वह आकाश में लहरा रहा है। आगे कवित्री महादेवी वर्मा जी वर्षा सुंदरी से पूछ रही हैं, नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, क्या नभ गंगा अर्थात आकाश गंगा के रजत धार चांदनी धारा में क्या तुम इन बालों को, इन केश पाश को क्या तुम रात में धोकर आई हो, जिससे कंपित है तेरे सजल अंग, तुम्हारा जो जल से भरा हुआ अंग है वह तुम्हारा अंग कंपित है, कांप रहा है। सिहरा सा तन है सद स्नात उसको कहा जाता है जैसे कोई स्त्री तुरंत नहा कर आई हो और वह नहा कर आई हो, तुरंत स्नान करके आने वाले को सद स्नात कहा जाता है। तो आगे महादेवी वर्मा जी कर, हे सद स्नात, हे तुरंत नहा कर आई वर्षा सुंदरी, क्या तुम्हारा जो तन है, तुम्हारा शरीर है वह सिहर रहा अर्थात कांप रहा है। भीगी अलकों की छोरों से चूती बूंदे कर विविध लाश, और जो अलके हैं, जो तुम्हारे वस्त्र हैं, उन वस्त्रों के छोरों से जो वर्षा की बूंदे हैं वह विविध लाश करते, विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करते हुए वह छू रही हैं अर्थात पृथ्वी पर गिर रही हैं। रूपस तेरा घन केश पाश, हे वर्षा रूपी सुंदरी, जो तुम्हारे केश पाश है, बालों का जाल है, वह बादल के समान है। इसमें वर्षा के श्रृंगार का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें रस जो है वह श्रृंगार रस है, और वर्षा को एक सुंदरी के रूप में प्रस्तुत करने के कारण उसमें मानवीय करण अलंकार है। और रूपस तेरा घन केश पाश, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा किया गया है। और श्यामल श्यामल कोमल कोमल, इन पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सिहरा सा, जहाँ सा सरी सरस आता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और इसमें गुण जो है देखते देखते ही याद हो जा रहा है, तो माधुर्य गुण का प्रयोग कवित्री महादेवी वर्मा जी ने किया है।
इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और वर्षा रूपी सुंदरी के शरीर को देखकर क्या प्रतीत होता है, इन प्रश्नों का आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना है। तो आप संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के वर्षा सुंदरी नामक पाठ से लिया गया है। वर्षा सुंदरी के प्रति नामक पाठ से लिया गया है, जो नीरजा से अवतरित है और इसके रचयिता कवयित्री महादेवी वर्मा जी है। रेखांकित अंश जिसकी आपको व्याख्या करनी है, आपको इन लाइनों की आपको व्याख्या करनी है और साथ में इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है, वर्षा रूपी सुंदरी के शरीर को देखकर क्या प्रतीत होता है। तो वर्षा रूपी सुंदरी को देखकर यह प्रतीत होता है कि मानो अभी स्नान करके आई हुई हो। अगला काव्य है सौरभ भीना झीना गीला। सौरभ भीना झीना गीला, मृदु लिपटा अंजन साधुकुल। मृदु अंजन साधुकुल, मृदु अंजन सा दुकुल। सौरभ भीना झीना गीला, मृदु अंजन साधुकुल। इसमें कवित्री महादेवी वर्मा जी लिख रही हैं कि सौरभ भीना झीना गीला, मृदु अंजन लिपटा अंजन साधुकुल। चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। दीपक से देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास। रूपस तेरा घन केश पास। इसमें कवित्री वर्षा को एक सुंदरी के रूप में प्रस्तुत करते हुए कह रही कि हे वर्षा सुंदरी, सौरभ भीना झीना गीला, ये जो तुम्हारे रेशमी वस्त्र है वह सौरभ है अर्थात सुगंधित है, भीना अर्थात भीगा हुआ है, झीना अर्थात अत्यंत पारदर्शी है। जो तुम्हारे ये वस्त्र है वह सुगंधित है, भीना हुआ है और पारदर्शी है तथा गीला है और मृदु मृदु लिपटा अंजन साधुकुल, और मुलायम यह जो तुम्हारा वस्त्र है अत्यंत मुलायम है और अंजन के समान, काजल के समान काला जो दुपट्टा है वह तुम्हारे शरीर से लिपटा हुआ है। और चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। और जब तुम कहीं चलती हो तो चल अंचल, चाहे आप रास्ते पर जा रहे हो, खेत मैदान आदि हो, सब जगह तुम्हारे इन दुपट्टों से झरझर झरते झरते रहते। क्या झरते हैं? तो रास्ते में जब तुम वर्षा की बूंदे के रूप में तुम्हारे झरते हैं तो मानो वह रास्ते में जुगनू के फूल के समान झरते हुए गिरते हुए दिखाई देते हैं। और दीपक से देता बार बार, तेरा चितवन उज्ज्वल चितवन विलास। और दीपक के समान बार बार जब तुम्हारी बिजली हो चमकती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे उज्ज्वल जो चितवन है, चितवन है, कटाक्ष हैं, उसकी सुंदरता दिखाई दे रही हो। जब बिजली चमकती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा उज्ज्वल जो है चितवन जो है, कटाक्ष है, वो उसकी सुंदरता दिखाई देती है। हे रूपसी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, जो एक केश पास है, तुम्हारे बालों का जाल है वह घन के समान अर्थात बादल के समान है। इसमें अंजन सा, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है और साथ ही रूपस तेरा घन केश पास, इसमें रूपक है अंजन साधुकुल। अंजन का आशय है काजल के समान, अर्थात जहाँ सात सरिस आता है वहाँ रूपक नहीं, यहाँ उपमा अलंकार आपका होगा, उपमा अलंकार है। और वर्षा को एक सुंदरी के रूप में प्रस्तुत करने के कारण यहाँ कवित्री महादेवी ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। और वर्षा की
रूपी सुंदरी की सुंदरता का वर्णन करने के कारण इसमें श्रृंगार रस है। और माध्यमिक भाषा जो है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसका विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जैसा आपने पिछले पद्यांश में लिखा होगा वैसे ही आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वर्षा सुंदरी के प्रति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं, जो उनकी रचना नीरजा से अवतरित है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आप इन पंक्तियों की जो है अपनी कॉपी में आप उसकी व्याख्या करेंगे, तो अपने उत्तर पुस्तिका में उसकी व्याख्या करेंगे। साथ ही आपसे प्रश्न पूछा है कि वर्षा रूपी सुंदरी के शरीर को देखकर क्या प्रतीत, हाँ, किसके मन में प्रेम का दीपक जगमगाने लगे हैं। तो वर्षा सुंदरी को देख करके लोगों के मन में दीपक जो है जगमगाने लगे हैं। अगला काव्य है, कवित्री महादेवी वर्मा जी लिख रही हैं, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बख पातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासे छू भू को बन बन जाती मलयज बयार, केकी रौ की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, रूपस्य तेरा घन केश पास। इसमें कवित्री महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बक पातों का अरविंद हार। जब तुम्हारा वर्षा सुंदरी से कवित्री महादेवी वर्मा कह रही कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा जब जो वक्ष है, सीना है, जब तुम सांस लेती हो तो वह तुम्हारा सीना जो है चंचल हो जाता है, और बक पातों का अरविंद हार, जो बंगलो रूपी बक पातों, जो बंगलो रूपी जो पंक्तियां हैं, वह कमल के हार के समान तुम्हारे गले में सुशोभित हो रहा है। तेरी निश्वासे छू भू को बन बन जाती मलयज बयार, और तुम्हारी जो सांसें हैं हे वर्षा सुंदरी, जब तुम्हारी सांसें अर्थात तुम्हारी बूंदें भूमि को छूती हैं, तो भूमि को छूने के बाद तुम्हारी जो बूंदें हैं, सो सांस रूपी बूंदें हैं, वह बन बन जाती मलयज बयार, तो वह मलय पर्वत से आने वाले ठंडी हवा के रूप में बदल जाती हैं। केकी रौ की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास। और केकी रौ, केकी का अर्थ होता है मोर, और रौ का अर्थ ध्वनि। मोर के ध्वनि को सुनकर के ऐसा प्रतीत होता है कि नुपुर ध्वनि तुम्हारे पैरों के पायल की आवाज हो। केकी रौ, जो मोर की ध्वनि है, तुम्हारे आने पर जो मोर ध्वनि करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वह मोर की ध्वनि तुम्हारे नुपुर ध्वनि के समान सुनाई देती है, और उस ध्वनि को सुनकर जगती जगती की मूक प्यास, जगती मतलब जाग जाती है या जागृत हो जाती है। और किसकी जागृत हो रही? संसार के लोगों की जो मूक प्यास है, जो सोई हुई प्यास है, वह जाग जाती है। रूपस्य तेरा घन केश पास, हे वर्षा सुंदरी, ये जो केश पास है, ये बालों का जाल है, वह तुम्हारा जो बालों का जाल है वर्षा सुंदरी, तुम्हारे जो बालों का जाल है वह घन के समान है, वह बादल के समान है। इसमें कवि महादेवी वर्मा जी ने जगती जगती, इस शब्द में जगती जगती की दो बार व्यावृत्ति हुई। एक जगती का अर्थ जागृत होना, और दूसरी जगती का अर्थ है संसार। अर्थात यहाँ एक शब्द का दो बार प्रयोग होने के कारण और इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ यमक अलंकार है। और वर्षा सुंदरी का वर्णन करने के कारण, उसकी सुंदरता का वर्णन करने के कारण रस जो है वह श्रृंगार रस है। और बन बन, इसमें बन बन दो बार आया है, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और केकी रौ की नुपुर ध्वनि सुन, जो मोर की ध्वनि जो है वह तुम्हारे नुपुर ध्वनि, वह तुम्हारे नुपुर ध्वनि के समान, अर्थात समानता का प्रयोग किया गया, इसलिए उपमा अलंकार है। और इनमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर देंगे। पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मोरों की ध्वनि लोगों को क्या प्रेरणा देती है? मोरों की जो ध्वनि है वह लोगों को यह प्रेरणा देती है कि जो उनकी संसार में अब तक प्यास, जो उनकी प्यास, जो इच्छा रूपी प्यास सोई थी, वह जगाने की प्रेरणा देती है कि वह जाग जाती है और लोग अपने कार्य में लग जाते हैं। इन दो पंक्तियों की आप अपने उत्तर पुस्तिका में इनकी व्याख्या करेंगे और संदर्भ आप पिछले के समान लिखेंगे जो पूर्व में लिखे हैं। और महादेव वर्मा की वर्षा सुंदरी की प्रति जो लास्ट काव्य है, लास्ट अंतिम भाग की पंक्तियां हैं, तो आगे कवयित्री महादेव वर्मा जी वर्षा सुंदरी को संबोधित करते हुए कह रही हैं, हे वर्षा सुंदरी, इन स्निग्ध लटों से छादे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सा स्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपस तेरा घन केश पास। तो तुम्हारी वर्मा जी कह रही कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, जो तेरा संसार रूपी जग शिशु, जो संसार रूपी शिशु है, इसके ऊपर अपने इन स्निग्ध लटों से छा दे। हे वर्षा रूपी सुंदरी, जो तुम्हारे ये चमकीले स्निग्ध लट हैं, बाल हैं, जो सुंदर तुम्हारे चमकीले बाल हैं, इन स्निग्ध लटों से इस संसार रूपी जो जग शिशु अर्थात संसार रूपी जो शिशु है, उस शिशु के शरीर पर छा जाओ। अर्थात हे वर्षा सुंदरी, अपने बादलों से तुम इस संसार को पूरी तरह ढक लो। अब पुलकित अंकों में भर विशाल, और प्रसन्न होकर के पुलकित होकर अपने अंकों अर्थात अपने गोद में, और कैसी गोद में? अपने विशाल गोद में इस संसार के शिशु को भर लो, अर्थात अच्छी तरह से इसके ऊपर व्याप्त हो जाओ। झुक सस्मित शीतल चुंबन से, और झुक करके और सस्मित अर्थात मुस्कान के साथ अपने शीतल चुंबनों से अंकित कर इसका मृदुल भाल, अपने शीतल चुंबन के द्वारा इस वर्ष संसार रूपी शिशु के मृदुल भाल कोमल मस्तक पर अंकित कर दो, अपने चुंबन को अंकित कर दो। दुलरा देना बहला देना, और तुम इस संसार के शिशु को दुलार करना, उसके मन को बहला देना, क्योंकि यह तेरा शिशु जग है उदय। जो तुम्हारा संसार के शिशु है वह बहुत उदास हो गया है, इसलिए तुम इसको दुलार करना और इसको बहला देना, और साथ में ही झुक करके शीतल चुंबन ले करके इसका मृदुल भाल को पर अंकित कर देना। और रूपस तेरा घन केश पास, हे वर्षा सुंदरी, ये जो तुम्हारे बालों का जाल है वह काले बादलों के समान है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इसमें आप देख लें। पहले यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और साथ में रूपसी यहाँ भी रूपक है, और इसमें वर्षा को एक मानव के रूप में चित्रित किया, एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। और वर्षा को सुंदरी रूप में उसकी सुंदरता का वर्णन करने का रस जो है वह श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। और महादेवी की जो भाषा है वह खड़ी बोली है, और साथ ही में इनकी जो शैली है वह चित्रात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसके विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ जो पिछले में आप लिखें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वर्षा सुंदरी की प्रति नामक पाठ से लिया गया है, जो नीरजा से
अवतरित है और इसके रचयिता कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और शिशु जग की उदासी किस प्रकार दूर हो सकती है। तो शिशु जग की उदासी दूर करने के लिए वर्षा सुंदरी उसे थोड़ा दुलार करे, बहलाए और उसको मुस्कुरा करके उसके सिर पर, उसके भाल पर, मस्तक पर चुंबन दें। ऐसा करने से संसार रूपी शिशु की उदासी, शिशु जग की उदासी दूर हो जाएगी। आपको जो रेखांकित पंक्ति जिसकी आपको व्याख्या करनी है, आपको इन पंक्तियों की व्याख्या करनी है अपनी पुस्तिका में। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस पाठ को समझ पाए होंगे और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में से लिखेंगे और लिख करके साथ ही बोर्ड में अच्छे नंबरों के लिए इसको आप अध्ययन करेंगे और करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। इसी के साथ आपसे इस क्लास के में विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।